अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं यूनिट 8 की एमसीक्यूज को। स्टार्ट करने से पहले प्लीज हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपको जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। ठीक है, रिगार्डिंग सम न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ या फिर सेकंड ईयर की जो वीडियोस हैं हम इंशाल्लाह सेकंड ईयर में भी प्रमोट होने वाले हैं। अ गैस बिहेव्स आइडियली अंडर विच कंडीशन। देखो हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एज पर आइडियल गैस इक्वेशन कहती है कि एक गैस बिहेव आइडियली तब करेगी जब हमारे पास जो है वो डेंसिटी लो होगी, हमारे पास जो है वो प्रेशर जो है वो लो होगा और हमारे पास टेम्परेचर जो हाई हाई होगा। जब इन कंडीशंस को देखते हुए मैं अपने ऑप्शंस को देखता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आता है लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पैक्ड होंगे तो डिविएशन होगी तो ये वॉयलेट करेगी। लो टेम्परेचर में मेरे पास क्या होगा, जो गैस है वो लिक्विड को कंडेंस कर देगी जो कि अगेन आइडियल गैस को लॉस को वॉयलेट करेगी। इसके अलावा हाई प्रेशर में क्या है, इंटरेक्शन ज्यादा होंगी, डिविएशन ज्यादा होंगे तो ये भी वॉयलेट करेगी। ठीक है ना। When milk in a thermally insulated container is vigorously stirred, its temperature rises. This process is best described as। ये मेरे पास फर्ज करो एक कंटेनर है और इसके अंदर मेरे पास है मिल्क। ठीक है, और ये बिल्कुल इंसुलेटेड है। ठीक है, बिल्कुल इसकी इंसुलेशन हुई हुई है तो ये याद रखो, थर्मली इंसुलेटेड। अच्छा, अब जब ये स्टिर इसको मैं करता हूँ तो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो मेरे पास जो है हीट एक्सचेंज जो है वो नहीं होगा। जब मेरे पास हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो मेरे पास जो है वो वर्क किस पे होगा, मिल्क पर होगा। ठीक है ना, मिल्क पर होगा तो मेरे पास जो है वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। यानी मेरे पास यहाँ पर डेल यू इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा डेल यू इज इक्वल टू क्यू, सॉरी डब्ल्यू। ठीक है, और दिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज adiabatic process. All right. Okay जी, considering your metabolism as a system during fasting in Ramadan, it is best approximated as। देखो जब रमजान में हम फास्ट करते हैं या रोजा रखते हैं तो हमारी जो है इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज होती है। जब इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज होती है तो इंटरनल वर्क होगा ना। जब इंटरनल वर्क होगा तो फिर वही W इज इक्वल टू यू और फिर ये हमें बेस्ट approximated as adiabatic process again। अच्छा, the change in internal energy of a gas kept in a rigid container। एक कंटेनर है जो बिल्कुल रिजिड है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो उसका वॉल्यूम जो है वो जीरो होगा। तो कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी। तो फिर मैं वही यूज करता हूँ। ठीक है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक हो गया ना। अब मेरे पास क्योंकि जब मेरे पास डेल वी मेरे पास जीरो है तो फिर मेरे पास वर्क डन भी जीरो होगा। तो फिर मेरे पास डेल यू इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या, क्यू जाउल, तो क्यू जाउल होगी ना मेरे पास। ठीक है ना, तो मेरे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके जी, हमारे पास यहाँ पर है जी द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, increases from 5 meter cube to 20 meter cube under constant pressure of 6 into 10 power 5 pascal। the work done by the gas is। ठीक है, तो हम यहाँ पर वर्क डन फाइंड करने के लिए यूज करेंगे W इज इक्वल टू पी डेल वी। ठीक है, और यहाँ पर डेल वी को मैं खोलूंगा तो मेरे पास आ जाएगा V2 माइनस V1। ऑलराइट, तो यहाँ पर मेरे पास जो है V2 मेरे पास ये है, V1 मेरे पास 5 है। मैं वैल्यूज को पुट करने लगा हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू पावर 5। ठीक है, इनटू मेरे पास आ जाता है जी 20 माइनस 15। तो 20 माइनस 15 मेरे पास क्या आएगा, सॉरी 5 है, ये 15 नहीं है 5 है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू पावर 5 इंटू 5। ठीक है ना, सॉरी 15 इज द आंसर फ्रॉम दिस वन। अच्छा, 15 6 जार मेरे पास आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 और 90 का जीरो हटाकर, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 जो कि राइट आंसर है जी। चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी होता क्या है, एंट्रोपी हमारे पास जो है मेजर ऑफ द रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम है। यानी कितना सिस्टम हमारे पास रैंडम और कितना डिसऑर्डर्ड वे में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्यों है, सब्लिमेशन में हमारे पास जो सॉलिड फेज से कन्वर्ट होता है लिक्विड फेज में। अब जो हमारे पास जो सॉलिड फेज है यहाँ पर ये हमारे पास बड़ा ऑर्डर्ड सिस्टम है। ठीक है ना, ये ऑर्डर्ड फेज है हमारे पास। ठीक है, ये ऑर्डर्ड फेज है, लेकिन हमारे पास जो है लिक्विड ये तकरीबन मोर डिसऑर्डर्ड है। ठीक है, जब ये मोर डिसऑर्डर्ड है तो एंट्रोपी इस केस में ज्यादा होगी ना। ठीक है ना, तो ऐसे केस में एंट्रोपी ज्यादा होगी। बाकी केसेस में भी है लेकिन कम है। ठीक है ना। अच्छा,
A Carnot engine working between 300 Kelvin and 600 Kelvin has a work output of 800 joule per cycle, यानी ये है मेरे पास वर्क, ठीक है। और वर्किंग बिटवीन 300 सी, यानी मैं इसको कह सकता हूँ ना कि ये कोल्ड टेम्परेचर है, और 600 सी, और मैं कह सकता हूँ ना कि ये हॉट टेम्परेचर है। तो कहता है द हीट सप्लाइड पर साइकिल इज, ठीक है। इसकी कैलकुलेट करने के लिए हम हीट कैलकुलेट करेंगे, क्यू एच इज इक्वल टू W बाय एफिशिएंसी, ठीक है। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैनॉट इंजन का मेरे पास है 1 माइनस टी सी बाय टी, ठीक है, एच, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ। W मेरे पास है जी 800, ठीक हो गया। और TC मेरे पास जो है वो है 300, और TH मेरे पास है 600, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 300 1 जार 300, 300 2 जार, यानी 1 माइनस 0.5 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.5 मेरे पास जवाब में आएगा 0.5। तो जब 0.5 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1600 जॉल पर साइकिल, ठीक है ना। अच्छा जी, a Carnot engine works between 0 degree Celsius to 200 degree Celsius and then between 0 degree Celsius to minus 200 degree Celsius। एक एफिशिएंसी N2 से रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एफिशिएंसी N1 से रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कहता है रेशियो बताओ, रेशियो क्या होगा इसका। अच्छा जी, इसके लिए हम वही एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करते हैं 1 माइनस, ठीक है, ये है जी टी सी बाय टी एच, ऑलराइट। अच्छा, लेकिन क्योंकि हमें केल्विन में हम ख्याल करते हैं, हम केल्विन में इसको लें, तो जीरो इसको अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट कर दूंगा तो केल्विन में फॉर्मूला में मेरा क्या है, मैं डिग्री सेल्सियस में जो मेरे पास होता है उसको मैं प्लस कर दूंगा 273 से, तो मेरे पास केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। तो 0 प्लस 273 273 केल्विन, 200 प्लस 273 473 केल्विन, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जीरो, फिर दोबारा से 273 है। अच्छा, और याद रखें यहाँ पे ख्याल करना 273 माइनस 200 मेरे पास क्या आता है, 73 केल्विन आता है, ठीक है ना, 73 केल्विन आता है। अच्छा जी, अब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं N1 के लिए। तो हमारे पास जो है यहाँ पे TC की वैल्यू जो है हमारे पास है 273, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास TH की वैल्यू है 473, ऑलराइट। यहाँ पे जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास जो है वो आंसर आता है 0.42, ऑलराइट, ठीक है। अब अपना कैलकुलेटर यूज करके कर सकते हैं। ओके जी, अब मैं सेकंड एफिशिएंसी कैलकुलेट करता हूँ 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे फिर TC है और फिर TH है। तो मेरे पास इस टाइम पे पहले मैं लिख लूँ क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है, TC बाई TH, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कोल्ड टेम्परेचर कौन सा है, खास ख्याल रखें, कोल्ड टेम्परेचर इस टाइम पे मेरे पास 73 केल्विन है, ऑलराइट। और हॉट टेम्परेचर मेरे पास इस टाइम पे 273 केल्विन है, ठीक है ना। ये मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 0.733। अब कहता है रेशो बताओ, यानी इसका रेशो बताओ, फर्स्ट एफिशिएंसी पर सेकंड एफिशिएंसी। तो 0.42 डिवाइड बाय 0.733, इससे मेरे पास जो है वो आंसर जो आएगा वो 573 आएगा, 0.573, जो कि करीब है 0.577 के, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 9 है, मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड। तो इसका जो जवाब है वो मेरे पास जो है आइसो, क्या कहते हैं उसे, आइसोथर्मल है, ठीक है ना। आइसोचोरिक में मेरे पास क्या होता है कि वॉल्यूम जीरो होता है तो वर्क डन जो है वो जीरो होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। इसके अलावा एडियाबैटिक में भी वर्क डन होता है, लेकिन वो सोलली किसके लिए होता है, इंटरनल एनर्जी के लिए होता है, तो इस वजह से हम इसको भी हटा देंगे। हमारे पास आइसोबारिक में भी वर्क डन होता है, लेकिन वो आइसोथर्मल से कम होता है, ठीक है ना, तो इस वजह से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, 10 नंबर है जी, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग एट रूम टेम्परेचर। ये मेरे पास ये है रूम टेम्परेचर है, और ये मेरे पास COP की वैल्यू है। द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, देखो टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो तो ठंडा होगा ना, और रेफ्रिजरेटर से बाहर जो टेम्परेचर है वो गर्म होगा ना, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। हमें कैलकुलेट करना है कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है ना। तो कोल्ड टेम्परेचर के लिए मैं यूज करूंगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू QC बाय QH माइनस QC, और इसको मैं लिख सकता हूँ ना TC डिवाइड बाय, ठीक है, हॉट टेम्परेचर माइनस
कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास क्योंकि वैल्यूज पहले मैं पुट कर देता हूँ। मैं 5 इज इक्वल टू, ठीक है, टी सी यानी कोल्ड टेम्परेचर डिवाइड बाय 300 माइनस टी कोल्ड टेम्परेचर। ये मेरे पास इधर ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। जब मेरे पास ये ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास ये हो जाएगा 5 इंटू 300 माइनस कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है, इज इक्वल टू कोल्ड टेम्परेचर। अब 5 300 इनसे आ जाता है मेरे पास 1500 और ये मेरे पास आ जाएगा 5 टी सी और यहाँ पर भी आ जाएगा टी सी। ये 5 टी सी राइट साइड ऑफ द इक्वेशन पे चला जाएगा। 1500 इज इक्वल टू, ये मेरे पास हो जाएगा 6 टी सी, ठीक है। अब मैं कोल्ड टेम्परेचर निकालूंगा यानी 1500, ठीक है, डिवाइड बाय 6। तो मेरे पास आ जाएगा जी यहाँ पर 250 केल्विन। ऑलराइट। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास एमसीक्यू नंबर 11 जो कि सबसे अजीब सा कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू है। वो कहता है द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स इट्स डबल। अगर मैं हीट सोर्स के टेम्परेचर को डबल कर दूं, यानी हॉट टेम्परेचर की बात हो रही है, इसको अगर मैं डबल कर दूं, द एफिशिएंसी ऑफ अ कैनोड इंक्रीजेस, ठीक है, कितना इंक्रीज आएगा ये आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना इंक्रीज आएगा एफिशिएंसी में। तो मेरे पास फर्ज करो जो नॉर्मल एफिशिएंसी है, ठीक है, वो डिनोट मैं करता हूँ, जो मेरे मतलब मेरे पास जो फॉर्मूला है वो ये है टी सी बाई टी एच। अब मेरे पास जो न्यू एफिशिएंसी है, ठीक है ना, उसका जो मेरे पास, क्योंकि मैंने हीट सोर्स को डबल कर दिया है तो हीट सोर्स डबल हो गई मेरे पास टी एच, ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है कि मैं इसका ले लेता हूँ रेशो, ठीक है ना, न्यू रेशो पर ओल्ड, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। 1 माइनस टी सी बाय 2 टी एच डिवाइड बाय 1 माइनस टी सी बाय टी एच। मैं सपोज करता हूं कि मैं टी सी बाय टी एच को ले लेता हूं एक्स, सपोज कर लेता हूं ताकि मुझे आसानी हो जाए। तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाय 2 और ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है, एक्स, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ कि लेट द वैल्यू ऑफ एक्स बी 0.5। ऑलराइट। अच्छा जी, तो मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस, ठीक है, 0.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस 0.5। तो मेरे पास 1 माइनस 0.25, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस 0.5 मेरे पास क्या आएगा 0.5 आएगा और 1 माइनस 0.5 मेरे पास क्या आएगा 0.75 आएगा। तो 0.75 डिवाइड बाय 0.5, इसको जब कैलकुलेटर से आप करेंगे तो आपके पास जो इंक्रीज आएगा वो 1.5 टाइम्स आएगा, ठीक है। सो 1.5 टाइम्स इज द राइट आंसर। थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी। थर्मोडायनामिक्स कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं नो हीट ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट, ठीक है, ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं, हीट ट्रांसफर तो होगा। नीदर हीट नोर एनी मास आर ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट। हाँ, हो सकता है जी, आइसोलेटेड सिस्टम में हो सकता है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में तो हम ये नहीं पढ़ते ना, ये तो एक स्पेसिफिक कंडीशन है आइसोलेशन सिस्टम की, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। नो डिसिपेटेड एनर्जी एंड हीट आर ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो फिर वही वाली बात के डिसिपेशन तो होती है, ठीक है ना। तो तो ये भी फिर वैलिड नहीं होगा। अच्छा, नो मास ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट, जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम मटेरियल ट्रांसफर्स नहीं पढ़ रहे, हम जो पढ़ रहे हैं वो थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी ट्रांसफर के बारे में पढ़ रहे हैं, ना कि मटेरियल ट्रांसफर या मास ट्रांसफर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, if the objects are in thermal equilibrium with each other then they cannot, ठीक है, इसका जवाब है बी एट डिफरेंट टेम्परेचर एज पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इनके टेम्परेचर, दोनों ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर जो है वो क्या होंगे, वो सेम होंगे, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दी फिगर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी कांस्टेंट है, ठीक है, तो जब मेरे पास यहाँ पर टी कांस्टेंट है तो फिर मेरे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो मेरे पास जीरो होगी ना, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ सिमिलर टू
इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो कहता है कि इनिशियल और फाइनल स्टेजेस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और इनको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये चीज जो है बिल्कुल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी मौजूद है। ऑलराइट, द नेक्स्ट एमसीक्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इज इक्वल टू, ठीक है, इसका हमारे पास जो जवाब है वो है R/NA, यानी ये गैस कांस्टेंट है और ये मेरे पास एवोगाड्रोस नंबर है। द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज, ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो मेरे पास है ऑप्शन सी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, देखो ये इंटरनल एनर्जी है और किसके बारे में बात हो रही है, आइडियल गैस के बारे में बात हो रही है। तो आइडियल गैस गैस में हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। हाँ, अगर ये रियल गैस लिखा होता, ठीक है ना, तो फिर हम कहते कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है, लेकिन इस टाइम पर ये है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। If the number of gas molecules in a cubical vessel is increased from n to 3 and then its pressure and total energy, ठीक है, एक तो प्रेशर के बारे में पूछा हुआ है, हमें पता है कि जी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक हो गया ना। वो कहता है गैस मॉलिक्यूल है, जब इसको मैं इंक्रीज करता हूँ 3 गुना कर देता हूँ, ठीक है, 3n कर देता हूँ, ठीक है ना। तो और अगर मेरे पास जो है दूसरी तरफ 3/2 एन आर टी जो है वो मेरे पास टोटल एनर्जी है, तो इसको भी जब मैं 3 गुना कर दूंगा तो जाहिर सी बात है, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएंगी इन दोनों की दोनों क्वांटिटीज, ठीक है। टू स्पेयर्स ऑफ सेम साइज आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल से बने हैं, बट वन इज हॉलो, एक जो है वो बिल्कुल अंदर से हॉलो है, ठीक है, यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और दूसरा सॉलिड है, यानी अच्छा खासा उसके अंदर लाइक थोड़ा सा डिफरेंस इन इट्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब अच्छा, लेकिन मटेरियल सेम है। अच्छा, दे आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर, तो वो कहता है कि देन क्या होगा, इसका जवाब है जी बोथ स्पेयर्स विल एक्सपैंड इक्वली। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एक मटेरियल की बजाते खुद प्रॉपर्टी है, और ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना कि उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, ठीक है, इस वजह से ए इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है जी एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग, ठीक है ना। हीटिंग के दौरान एक्सपेंशन क्या होता है, तो ये है जी अकर्स एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, क्योंकि each material या different materials have unique coefficient of thermal expansion। मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई, प्लीज वीडियो को आप कंप्लीट देखा करें समझने के लिए, ठीक है ना। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।